गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंड्स, लिसनर, ऑडियंस। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। मुझे मालूम है आप सभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल बहुत सारे प्राप्त होते हैं। क्या करूं, समयाभाव होता है। आपकी तैयारी भी तो करानी होती है। अभी देखिए, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। बीच में प्रिंसिपल की वैकेंसी आ गई, तो प्रिंसिपल का भी हायर एजुकेशन अवार्ड चैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा था। और अच्छी बात ये है कि प्रिंसिपल में भी बहुतायत जितने भी मॉक इंटरव्यू दिए हुए थे, उन सभी का चयन हो चुका है। एक तो ये भी बात है कि चूंकि प्रिंसिपल की नियुक्तियों में सीटें ज़्यादा थी और कैंडिडेट कम थे, तो नो डाउट वहाँ पे कंपटीशन कुछ था ही नहीं। तो ऑलमोस्ट जितने लोग पार्टिसिपेंट किए थे इंटरव्यू में, वो सभी ही चयनित हो गए। तो वो उनकी अच्छी किस्मत थी। खैर एनीवे, आप सभी यहाँ पर चैनल पर बने हैं, जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कोर्ट केस भी देखेंगे, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, सभी पहलू पर नज़र देखेंगे कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है, वो कब खत्म होगी और क्या कोर्ट केस का स्टेटस है और नई वैकेंसी का क्या सिनेरियो है, नई वैकेंसी कब निकल के आ रही है, नई वैकेंसी आ भी रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए कोई पॉजिटिव ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है क्या? और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन हम एक-एक करके चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के संग भी एक दुखद घटना घटित हुई, उस पे भी चर्चा करेंगे। सरकार की आलोचनाएँ भी करेंगे कि आखिर एंशिएंट हिस्ट्री के संग इन्होंने ऐसा क्यों किया? चलिए हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री से ही चलते हैं, इसके बाद कई कोर्ट केसेस को देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हिस्ट्री विषय से लेकर के आने वाले अपकमिंग जो सब्जेक्ट है, उन सब की बात करेंगे। बातें बहुत ज़्यादा करनी है, समय कम है, इसलिए एक-एक करके हम कोशिश करते हैं। पहली बात हम करते हैं, देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री के संग अजीब दुर्घटना घटित होती है। ये लगभग 5 साल तक अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं। फॉर्म अप्लाई कब होता है? 2020 में। और 2025 में 5 साल बाद जब अभ्यर्थी की पहली सूची जारी हो जाती है, इसके बाद अभ्यर्थी को अचानक से क्या पता चलता है कि इनके विषय को ही विथड्रॉ कर लिया गया है। इनके विषय की जो नियुक्ति निकली हुई थी, उस नियुक्ति को ही निरस्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया है। मतलब क्या मज़ाक है! यह इससे बड़ी प्रताड़ना कुछ और भी हो सकती है क्या? यह तो एक तरह से, मतलब ये हद हो गई। अभ्यर्थी 5 साल इंतज़ार किया और अचानक से आपने वैकेंसी ड्रॉ कर लिया। और इसके पीछे की रीज़निंग क्या है? इसके पीछे की रीज़निंग ये है कि जिन सीटों पर इन्होंने विज्ञापन जारी किया था प्राचीन इतिहास का, उस सीट पर पहले से ही वैकेंसी बीपीएससी द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2014 में जो वैकेंसी निकली हुई थी, उस पर ये नियुक्ति कर रहे थे। तो जब उस पर नियुक्ति कर रहे थे, तो वही सेम नियुक्ति फिर शिक्षा विभाग कैसे इधर दे दिया? यह तो मज़ाक है। आप पहले ऑनगोइंग प्रोसेस आपकी चल रही है बीपीएससी द्वारा, और वही सेम रिक्तियों को उठा करके आप बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दे देते हैं। और इसके बाद 5 साल बाद आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो गलत हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 2020 में नियुक्ति निकली, वो सभी नियुक्ति तो 2014 की बहाली के बाद ही निकली है। तो 2014 की बहालियों के बाद अगर सब विषय में रिक्ति थी, तो क्या एंशिएंट हिस्ट्री में कोई रिक्ति ही नहीं थी क्या? आप पूरी तरह से इसको विथड्रॉ कैसे कर लिए? 2014 में बीपीएससी द्वारा जो भी रिक्ति भरी गई, उसमें उसके बाद भी तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी रिक्तियाँ बची होंगी। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात कि 2014 की रिक्तियों को भरा कब गया? 2023 में। बीपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी प्राचीन इतिहास विषय में, उस रिक्तियों को फुलफिल कब किया जाता है? आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 आयोग है, एक है बीएसयूएससी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, और एक है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली गई थी, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली गई थी। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ऑलमोस्ट सभी विषयों के रिजल्ट प्रकाशित करके ज्वाइनिंग करा दी गई थी। एंशिएंट हिस्ट्री की अभी बाकी थी, जो कि इस नियुक्ति प्रक्रिया बिहार सर्विस स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो विज्ञापन निकलता है, इसके बाद वो बीपीएससी कंप्लीट करता है किसको? एंशिएंट हिस्ट्री को। वो कब कंप्लीट करता है? 2023 में। 2023 में ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है। अब सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बीच में, नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में क्या होता है? रोस्टर रिवाइज होता है। और रोस्टर रिवाइज का मतलब क्या होता है कि शिक्षा विभाग प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितना कितना, किस किस विषय में, किस किस कैटेगरी में क्या क्या सीटें हैं, उन सभी को इनको मूल्यांकन करना था। और ये मूल्यांकन करना कब था? 2024 में। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री की विज्ञापन जो है, जो भी बीपीएससी द्वारा नियुक्ति हुई थी, वो 2023 में जब ज्वाइन कर लिए,
तब आप रोस्टर रिवाइज के बाद 2024 में जब मूल्यांकन करने गए तो क्या उस समय आपको नहीं दिखा क्या? आप उस समय कैसे मूल्यांकन करके आ गए? यानी ग्राउंड लेवल का आपने विजिट ही नहीं किया है, बिना विजिट किए ही आप इसी तरह रोस्टर रिवाइज कर लिए हैं। तो बड़ी ही दुखद घटना है ये तो। आप 2023 के में ज्वाइनिंग हो जाती है बीपीएससी द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री में, 2024 में जाते हैं विश्वविद्यालय में, आप सीटों की गणना करते हैं और 2024 में भी आपको सीटों की गणना के बाद जितनी एंशिएंट हिस्ट्री में सीटें निकली थी, 55 रिक्तियां थी, वह सभी रिक्तियां आपको पाई जाती हैं। कब? रोस्टर रिवाइज के बाद। और इसके बाद अचानक से अब आकर के मतलब 2025 के 10 मार्च 2025 को अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं, इसको वापस ले रहे हैं। यह तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद है घटना, यह जो आपने किया है। अभ्यर्थियों के संग छलावा, इससे बड़ा कोई छलावा हो नहीं सकता है। उनकी मानसिक आपने उनके कहीं न कहीं मस्तिष्क के संग आपने उनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार आपने बना दिया है, जिस तरह की ये घटना है, कृत्य है। इसका तो कोई ना कोई जवाबदेही किसी की तो तय होनी चाहिए। अगर इतना ब्लंडर मिस्टेक हुआ है तो ये किसी की तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई और बस हुआ क्या कि इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया एंशिएंट हिस्ट्री में। यह तो बहुत ही दुखांत है। अभ्यर्थी के पेशेंस की सीमा होती है ना, 5 साल को इंतजार किया और फिर वापस ले लिए, मजाक चल रहा है क्या? अच्छा, अगले माननीय न्यायालय ने कुछ-कुछ बड़े-बड़े ऑर्डर दिए हैं, कुछ ओरल ऑर्डर हैं, कुछ बड़े ऑर्डर हैं। और सुप्रीम कोर्ट की क्या कहानी है? देखिए, एक चीज़ तो मैं पहले सुप्रीम कोर्ट वाला थोड़ा बोल देता हूँ, इसके बाद नई नियुक्ति के बारे में बोलता हूँ, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे कौन-कौन से ऑर्डर आए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला ये है कि जितने भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में केस करने गए थे, उसमें अमूमन अभ्यर्थियों का आयोग के द्वारा चयन किया जा चुका है। तो चूंकि जब चयन किया जा चुका है तो है क्या कि वो सारे अभ्यर्थी अब क्यों ही चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस चले, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का समझिए कि मामला ठंडा हो चुका है। जो भी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, अब वो सभी मामले शांत हो चुके हैं, इसलिए उस चीज को लेकर के किसी भी अभ्यर्थी को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, जो मेरी समझ कहती है। मेरी समझ ये जो भी मैं वीडियो आपके समक्ष बना रहा हूँ, ये अपनी समझ के अनुसार बना रहा हूँ। हो सकता है मेरी समझ गलत हो सकता है मेरी बातें गलत हों, ठीक है? गलत हो जाएँ, अभी वर्तमान परिदृश्य में जो मेरी समझ कहती है, वो मेरे अनुसार यही होना चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेज़ हैं, वो मान के चलिए कि वो कैंसल ही होने वाले हैं आगे, चूँकि वो जब अभ्यर्थी ही जीवित नहीं रहेंगे, जीवित इन द सेंस कि अभ्यर्थी जब एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो क्यों ही फिर उस चीज़ को लेकर के कैरी करेंगे, क्यों ही उस चीज़ को लेकर के ढोएँगे। रही बात हाई कोर्ट की, तो देखिए हाई कोर्ट में भी कुछ-कुछ मामले हैं जो कि निजी-निजी मामले हैं, तो उससे पूरी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं प्रभावित होगी, वो निजी-निजी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, ओके? रही बात ये नियुक्ति प्रक्रिया कब समाप्त हो जाएगी और नए नियुक्ति कब देखने को मिलेगी, तो जिस तरह से आयोग अपनी गति को थोड़ा स्पीड मोशन में ले आया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो हर हाल में ये वैकेंसी मई या जून आते-आते समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा विषय बचा नहीं है। होम साइंस की इंटरव्यू जो कि 2 अप्रैल से शुरू है, ऑनगोइंग है। 2 अप्रैल के बाद से आपको तुरंत ही उम्मीद है कि मध्य अप्रैल में कॉमर्स का देखने को मिल सकता है और आखिरी अप्रैल जाते-जाते संभवतः या फिर मई के फर्स्ट वीक में संभवतः पॉलिटिकल साइंस का आपको को देखने को मिल सकता है। तो ये सारे बड़े विषय निकल गए, अब बचता कौन है? अब बचता है जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी, बॉटनी भी तुरंत हो जाएगा। वो भी आपको उम्मीद करते हैं कि मई में जूलॉजी, बॉटनी समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद जो भी अब छोटे-छोटे कुछ-कुछ विषय बचेंगे जैसे संस्कृत हुआ, म्यूज़िक हुआ, ओके, एजुकेशन हुआ, ये सब चीज़ें। तो ये कुल मिलाकर के जून में उम्मीद है कि हर हाल में ये वैकेंसी समाप्त हो जानी चाहिए। और जैसे ही वैकेंसी समाप्त होगी तो जितनी रिक्तियाँ इन सभी 52 विषयों में, चूँकि आयोग के द्वारा कितने विषय की रिक्ति निकाली गई थी? 52 विषयों की। तो इन सभी 52 विषयों में जितनी रिक्तियाँ बचेंगी वो सभी आयोग क्या करेगा? वो शिक्षा विभाग को भेज देगा। और शिक्षा विभाग को भेज देगा। अब शिक्षा विभाग का उसपे काम काम क्या होगा कि विश्वविद्यालय से और रिक्तियों को माँग करके, इन रिक्तियों को उसमें जोड़ करके फ्रेश वैकेंसी निकालें। ओके? इसके ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी कब तक लगभग समाप्त होने की संभावना है? मई या जून तक, अधिकतम मई या जून तक। तो सरकार के पास कितना दिन समय बचता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह सरकार के पास पर्याप्त है। अगर ये वैकेंसी निकालने की नीयत रखते हैं, तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रोस्टर रिवाइज करके वैकेंसी क्लियर करके वैकेंसी निकाल देंगे।
तो संभवतः जो नई वैकेंसी आ सकती है वो सितंबर 2025 में आ सकती है। ओके, तो नई वैकेंसी कब आ सकती है? सितंबर 2025 में। चलिए, अब हम कोर्ट केसेस का जिक्र जो कर रहे थे उसकी देखते हैं क्या स्थिति है, उसका क्या संज्ञान है। देखिए, कुछ कुछ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आए हैं कि जो आने वाले समय में भी रिक्तियों पर संभवतः कि इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक देखिए 20 मार्च 2025 का ऑर्डर है। इसमें देखिए ये मूलतः किस चीज़ को लेकर के है, ये फिजिक्स विषय के अभ्यर्थी हैं। इनके संग क्या मामला था, इनकी वीडियो को तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा दिखाया भी गया था। इनके संग क्या हादसा हुआ था कि इनके पाँचों के पाँचों रिसर्च पेपर काट दिए गए थे और इसमें अजीब-अजीब से आर्गुमेंट दिए गए थे। किसी में आर्गुमेंट ये था कि इन्होंने अपने सुपरवाइज़र का नाम नहीं दिया, किसी में ये आर्गुमेंट था कि प्लेस ऑफ वर्क का ज़िक्र नहीं किया गया है। तो प्लेस ऑफ वर्क का ज़िक्र नहीं किया गया है और सुपरवाइज़र का नाम नहीं दिया गया है, ये तो कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लगता नहीं है। अगर कैंडिडेट की जो भी अभ्यर्थी इसमें रिसर्च पेपर अगर पब्लिश कर रहा है, अगर पूर्ण रूप से उसका योगदान है, तो सुपरवाइज़र का क्यों नाम देगा भाई? और दूसरी बात, अगर उसका जो है प्लेस ऑफ वर्क इन द सेंस कि अगर वो स्कूल टीचर है, तो स्कूल टीचर है वर्तमान में और रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो एज़ ए स्कूल टीचर के रूप में तो पब्लिश करेगा ना। तो यही चीज़ इस अभ्यर्थी ने किया था, लेकिन इन अभ्यर्थी का क्या हुआ कि आयोग द्वारा रिसर्च पेपर में सारे अंक काट दिए गए थे। लेकिन माननीय न्यायालय इस चीज़ को लेकर के सीरियस मोड में आ गए हैं और इन्होंने बोला है जो डेट दिया है, चूँकि रिसर्च पेपर को लेकर के अब तक हो क्या रहा था कि सारे केसेस ठंडे पड़ते जा रहे थे। केस तो होता था, शुरुआत में बहुत एक्टिव मोड में उन सब चीज़ों को सुना जाता था। लेकिन फिर आगे चल के क्या होता था कि वो ठंडे मोड में चला जाता था। लेकिन इस अभ्यर्थी के संग क्या हुआ है कि इनको अगली जो डेट दी गई है 11 अप्रैल 2025 को दी गई है, इस केस को री-नोटिफ़ाई करने के लिए। ऐसा सुनने में आया, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग जो है इसमें अच्छा खासा डेट लेना चाहता था और लंबा खींचना चाहता था। लेकिन माननीय न्यायालय जज महोदय वो सख्त हो गए और बोले कि नहीं, आपको इतनी ही अवधि में अपने आर्गुमेंट को प्रस्तुत करना होगा 11/4/2025 को। और इसी दरमियान एक और बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पे है कि देखिए जज साहब ये कहते हैं कि इन द मीन टाइम the petitioner, if so desire, may file representation before the chairman Bihar State University Service Commission Patna to consider his grievances as prayed for in the present rate petition. ये बड़ी अच्छी यहाँ पे एक चीज आप देखने को मिलती है कि साथ ही साथ जज साहब ये कहते हैं कि अभ्यर्थी को बोल रहे हैं कि इसी मध्य में, मतलब किस मध्य में, ये 11/4/2025 से पहले इसी बीच आप चले जाओ और चेयरमैन जो है आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके सामने भी तुम अपना रिप्रेजेंटेशन एक बार दे दो कि कैसे-कैसे, क्या-क्या सही है और कैसे आपने इसका नंबर काटा। देखिए ये रहा रिप्रेजेंटेशन। तो चूँकि आयोग के अध्यक्ष से मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अध्यक्ष से तो कोई भी अभ्यर्थी जाता है आयोग में चाहे लाखों गुहार लगा ले, ये तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जज साहब ने एक तो आयोग को क्या बोला, 11/4/2025 तक आप सभी चीज़ें यहाँ पे फाइल करिए, काउंटर फाइल जो भी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि अभ्यर्थी जाएगा आयोग के अध्यक्ष के पास, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो जाएगा और चेयरमैन के सामने भी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा कि देखिए साहब ऐसे-ऐसे मेरे पेपर थे और इस तरह से आपने कैसे अंक काट दिया। तो वहाँ पे भी और वो क्या फिर बोलते हैं, कैसे क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं रिसर्च पेपर के मामले में। एक और मामला है, हम हिस्ट्री की भी बात करेंगे। मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि हिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं, जो इनकी उत्सुकता जानने में कि हिस्ट्री विषय में क्या होगा, उसको तो बताइए ना। तो हिस्ट्री की भी बात करते हैं। आप इस वाले केस को देखिए, इसमें ही हिस्ट्री की चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। ये क्या है? ये लेटर पेटेंट अपील है। ये एलपीए क्या होता है, जब सिंगल बेंच में कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी पक्षकार जब नाखुश होता है या किसी कारणवश वो असंतुष्ट रहता है, तो अपर बेंच में जाता है और अपर बेंच में जो जाता है उसे लेटर पेटेंट अपील बोला जाता है। तो अपर बेंच में जब जाता है तो वहाँ पे देखिए मामला क्या था? ये मामला ये था कि अभ्यर्थी के जो एक्सपीरियंस हैं उसको स्वीकृत नहीं किया गया था। कारण क्या था? अच्छा, ये किस विषय का मामला है? ये कॉमर्स विषय का मामला है, ठीक है? ये कॉमर्स विषय का मामला है और इसमें अभ्यर्थी के एक्सपीरियंस को स्वीकृत नहीं किया गया था। रीज़न क्या था कि अभ्यर्थी का जो एक्सपीरियंस था उस पे रजिस्ट्रार का काउंटर साइन नहीं था और अभ्यर्थी द्वारा काउंटर साइन करके दिया गया। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाज फॉर फिनिश्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इन द टाइम एंड ओनली आफ्टर बिकॉज ऑफ द vagueness in the advertisement regarding the time limit for filing experience certificate countersigned by the registrar college university, it was filed later. Additionally, when no marks was awarded to the appellant,
for shortlisting her to be considered finally for selection to the post. सी ए पोस्ट दिस कोड वाइड CWJC नंबर इतना इतना इतना। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने ये केस फाइल किया था, उनके एक्सपीरियंस को आयोग के द्वारा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे काउंटर साइन कराना था रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक है, इससे पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। तो उसमें होता क्या है कि इन्होंने रजिस्टर प्रिंसिपल से तो सिग्नेचर करा लिया, लेकिन रजिस्ट्रार से जो सिग्नेचर करा के दिया वो बाद में दिया, वो उस समय तक नहीं दे पाए, ये बाद में दिए। तो ये जज साहब के समक्ष ये जाते हैं, अपने दलीलों को रखते हैं। जज साहब सभी बातों को सुनते हैं और अल्टीमेटली ये कहते हैं आयोग से कि भाई, आपकी मुख्य रूप से क्या इशू है, आप किस तरह के लोगों को चयन करना चाहते हैं। उनको चयन करना चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हों, जिनके एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ सही हों, जो रियल में अनुभव वाले हों, ठीक है। तो यही देखिए क्या कर रहे हैं कि हाउएवर we on pursuit of the fact are the of the view that no awarding any marks to the appellant on the basis of the teaching experience only of this ground would be unfair and would not be consonant with the purposive reading of the statute as also of the advertisement. The recruitment under the advertisement and statute is aimed and relying on the certificate which is genuine, and therefore the instance for the same to be countersigned by the registrar of the university. However, in the advertisement as also in the state with respect to awarding distribution marks on the basis of experience, no such indication can be read implicitly। इसके बाद देखिए, ये स्पष्ट रूप से देखिए जज साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए जी, आपकी उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य ये है कि एक जेन्युइन कैंडिडेट को लें, जिसके पास अनुभव वगैरह है। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ समय तक सिग्नेचर नहीं करा पाते हैं, लेकिन बाद में जब इनकी जेन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाया जाता है, तो रजिस्ट्रार इसको काउंटर साइन करके देते हैं। तो फिर बाद में इसको आप क्यों नहीं स्वीकृत कर रहे हैं? इसको आपको बाद में स्वीकृत करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे ये देते हैं कि अंडर सच सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिकली व्हेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हैज नॉट बीन प्रोसीड फर्दर considerably and shortlisting for the commerce department has not yet been done, we are of the view that such hyper technical approach of the commission as also of the learned single judge would not lead to fair treatment of a candidate. In fact, the selection process is aimed at selecting the best talent with experience. वास्तव में क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस इज एम्ड, क्या है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का एम क्या है? कि बेस्ट टैलेंटेड विथ एक्सपीरियंस, जिनका अच्छा गुणवत्ता वाले हों, एक्सपीरियंस होल्डर हों, उनको आपको चयन करना है। सटिंग आउट अ कैंडिडेट एट ए प्रिलिमिनरी स्टेज ओनली ऑन दिस टेक्निकल ग्राउंड वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज ऑल्सो ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब केवल इस ग्राउंड के आधार पे आप इसको ऐसे बाहर नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कर रहे हैं कि द लर्नेड काउंसिल ऑफ द कमीशन referred a judgment, this quote LPA number 653 of the 2024, in which the same issue was discussed. In one of the case, learned single judge of this court had allowed that certificate to be awarded marks with respect to the applicant therein, which was not considered to be an order। देखिए, ये जज साहब एक मतलब ऑर्डर का कोट कर रहे हैं। देखिए, एक और मामला हुआ था एक्सपीरियंस को लेकर के, जिसमें वहां पे काउंटर साइन नहीं किया गया था। वो मामला था आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी संबंधित। वो पटना में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा किया गया था कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे काउंटर सिग्नेचर किया ही नहीं गया था। तो अभ्यर्थी कोर्ट केस कर देते हैं कि साहब, हमारे रजिस्ट्रार तो काउंटर साइन कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? और तब तक विज्ञापन समाप्त हो चुका, तो फॉर्म अप्लाई करने की समय सीमा। तो चूंकि वहां पर अभ्यर्थी समय पर पहुंच जाते हैं माननीय न्यायालय में अपने एक्सपीरियंस के दावे को लेकर के कि साहब मेरे रजिस्ट्रार ही नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार का काउंटर साइन वाला चाहिए, तो अब बताइए हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में उनको माननीय न्यायालय द्वारा रिलीफ दिया जाता है, और रिलीफ दिए जाने के बाद उनको एक समय सीमा दिया जाता है आयोग को भी कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर इन सभी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप स्वीकृत करेंगे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों को, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहां पे उसी का हवाला कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए माननीय जज साहब ये कहते हैं कि दिस वुड देयरफॉर नॉट क्लॉज एनी इम्पीडिमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द केस ऑफ अफिलेंट टू प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ओके,
और यहाँ पे कहते हैं कि अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी डायरेक्ट द कमीशन to consider the case of the applicant for awarding marks to her on the basis of the certificate of teaching experience subject to the confirmation of fact that the certificate is genuine। कह रहे हैं कि जब यह प्रमाणिक हो चुका है कि जब सर्टिफिकेट जेन्युइन है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जेन्युइन एक्सपीरियंस होल्डर को लेना। और जब यह प्रमाणिक हो चुका है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जेन्युइन है, तो फिर इसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? इसको लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि ये बाद में कोई चीजें लेकर के आ रहा है। ठीक है, बाद में लेके आ रहा है, लेकिन इसकी जेन्युइन मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके काउंटर साइन कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ताकि जेन्युइन सर्टिफिकेट आपके पास आए। जेन्युइन जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो अभ्यर्थी हैं, तो जेन्युइननेस की तो इससे पता चल ही रही है। तो इस आधार पे इनको आप जरूर लीजिए। और साथ साथ एक चीज और कहते हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन इज आवर्स इज लिमिटेड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑफ द अपेलेंट एंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट जनरली। ठीक है, ये देखिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है, जज साहब कह रहे हैं कि यह ऑब्जर्वेशन लिमिटेड फैक्ट्स ग्राउंड के आधार पे है, यह केवल अभ्यर्थी को इसके संबंधित है, इसको जनरलाइज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको हो गया तो सभी को हो जाएगा, क्योंकि इसने सारे फैक्ट को रखा और इसने सभी चीजों को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय को कहीं ना कहीं यह भरोसा हुआ इस अभ्यर्थी पे कि नहीं, यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जेन्युइन है और इसके अधिकारों का रक्षण होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे रिलीफ मिला। अब देखिए, अब यहाँ पे तो इस अभ्यर्थी को मिल गया, किस विषय का था? कॉमर्स विषय का। कॉमर्स विषय की अभी पहली सूची जारी हुई है, अभी इंटरव्यू लिस्ट आना बाकी है। इसलिए जज साहब ने क्या कहा कि देखिए, चूंकि इसमें प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा हुआ है, इसमें अभी आप कोई शॉर्टलिस्ट नहीं किए हैं, इसलिए इसको यहाँ पे इस ग्राउंड पे लीजिए। चूंकि अभी तो प्रक्रिया आपकी होनी बाकी है कॉमर्स विषय में, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। तो समय से पहले अगर अभ्यर्थी चला गया और अपनी कहीं न कहीं अभ्यर्थिता को बचाने का प्रयास किया और बचा भी लिया, तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी और यहाँ पे विजय मिलती है। अब इस केस का हिस्ट्री से क्या लेना-देना है? देखिए, हिस्ट्री विषय में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनका कहीं न कहीं यही सब मामला था और उनको होता क्या है कि इंटरव्यू के लिए रिलीफ मिल जाती है। लेकिन माननीय न्यायालय के में फिर से ये चले जाते हैं। कौन? आयोग चली जाती है एलपीए में। क्यों? क्योंकि इनको जो है जितने भी 60 या जितने भी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए दोबारा से मौका मिला था इतिहास विषय में, तो उनका इंटरव्यू आयोग नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उनका ये मानना था आयोग का कि इन लोगों को तो हमने शॉर्टलिस्ट करके कहीं न कहीं लिस्ट से बाहर कर दिया है कई-कई भिन्न-भिन्न कारणों से। तो फिर जब हम इनका लेंगे तो आने वाले सभी विषयों में इसी तरह से रेफ़रेंस बना-बना करके सब जाएँगे, इसी कोर्ट केस का रेफ़रेंस, और फिर सबका ही हमें इंटरव्यू लेना पड़ेगा, यह तो संभव नहीं है। तो इसलिए एलपीए में चले जाते हैं, ठीक है? अब एलपीए में होता क्या है कि एलपीए में चूँकि अगर कोई एक अभ्यर्थी को लेकर के वहाँ पे एलपीए में आयोग जाती है, तो उस केस में सभी अभ्यर्थियों को क्लब किया गया था। हिस्ट्री वाले में जितने भी अभ्यर्थी थे, जिसको कि दोबारा से इंटरव्यू का मौका मिला माननीय न्यायालय के द्वारा, तो उन सभी के केस उसमें क्लब थे। तो जब एक को अगर एलपीए में लेके जाएगी, तो एलपीए में एक को ले जाने से केवल एक ही के आधार पे माननीय न्यायालय ऑर्डर नहीं देंगे। उसमें तो सबको अपना-अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा ना। तो जब सबको अपना-अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, तो इसमें लग सकती है देर। तो इसलिए हिस्ट्री विषय में ऐसा माना जा रहा है कि अभी थोड़ी विलंब हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें डायरेक्ट एडवोकेट जनरल माननीय पीके शाही सर इन्वॉल्व हैं, इसलिए संभवतः उम्मीद है कि इसमें कम देर लगेगी और ऑर्डर जल्द आ सकता है। लेकिन यह एकमात्र स्पेकुलेशन है, संभावना है। कितना देर लगेगा, क्या टाइम फ्रेम होगा, कब तक हिस्ट्री का आ जाएगा, इसके बारे में सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि माननीय न्यायालय के पास ऑलरेडी कोर्ट केसेस के बहुत सारे बर्डन हैं और ऐसी स्थिति में चूंकि यह एक बहुत बड़ा लिंगर इशू है, इसमें 60-70 अभ्यर्थी हैं और जिनका सभी मामला इसमें अटका हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इसमें विलंब लग सकता है। तो हिस्ट्री अभ्यर्थियों के संग एक गहरी संवेदना है, आपको इंतजार ही अभी करना पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो के समापन पे मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी जो मॉक इंटरव्यू या फिर इसकी तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप मॉक इंटरव्यू हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जो कि डेडिकेटेड मॉक इंटरव्यू के लिए ग्रुप है। चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया करें, कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना होता है और आपके लिए समय पे सूचनाएँ लेकर के आ पाता हूँ।
थैंक यू।